45, 49, 51, okay, 47, 54, 15, 50, 21। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं 51 एंड 52, अच्छा जी 51 हो ही गया है, 52, ये जो क्वेश्चंस है सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे, सभी लोग। ठीक है, सारे लोग अपनी कॉपी पर ये क्वेश्चंस लिखेंगे। ट्वेंटी एट और ले लीजिए प्लीज। चलो 28 और ले लेते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले मैं वो क्वेश्चंस लूंगा जो कॉमन डाउट्स हैं, समझ रहे हो? तो अच्छे क्वेश्चंस और जो कि कॉमन है उनको हम पहले लेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो सिंपल हैं उनके सॉल्यूशंस कुछ लोग पोस्ट कर देंगे जिनको आ गया है। ठीक है, तो हम पहले वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं। हटा रहा हूं मैं, चलो इसको लिखे रहने दो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन जो मेरे को दिख रहा है ग्रुप पर, जो डाउटफुल दिख रहा है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन नंबर 36, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन आया है लोगों का। मैं पूछना चाहूंगा इसमें डाउट क्या है। क्वेश्चन 36। सर मेरा डाउट था ये। हाँ बताओ क्या डाउट आया है इसमें। सर इसमें जो बच्चों ने सॉल्यूशन सर भेजा था उसमें वो 5 ऐड कर रहे थे रेंज में, हाँ रेंज में 5 ऐड कर रहे थे, हाँ तो और फिर आंसर निकाल रहे थे। ओके, तो सर देखो मेरा डाउट था यहाँ कि पर, हाँ बोलो। इफ ठीक है, रेंज में हम 5 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि क्यों 5 ऐड तो सर करेंगे? बाइक की वो है ना वो लेंथ, उस 5 सर साइन 75 ऐड करेंगे ना। हाँ अच्छा, एक बात सोचो, जरा सोचना, ठीक है। बाइक जो है, बाइक जो है जब तक यहां नहीं गिर जाती, जब तक यहां नहीं गिर जाती तब तक तुम मानोगे कि वो बाइक जो है वो पार कर चुकी है। मतलब जो पीछे वाला पहिया है वो और आगे वाला जो पहिया है वो कुछ ऐसा ना आ जाए, तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जो बाइक है ये पूरी तरीके से इसको जंप कर चुकी है। ये बात समझ रहे हो? पर सर बाइक साइकिल ऐसे है, गिरती बाइक। कहाँ है सर, वो तो अरे जिस एंगल पे ऐसे उठेगी फिर है ना सर, उसके अप्रोच रोड के अलोंग ही तो गिरेगी। अच्छा एक बात बताओ, बाइक जो है वो यहां से उठेगी, ठीक है, मान लो यहां से उठी तो इसका पीछे वाला पहिया यहां रहेगा, आगे वाला यहां रहेगा, ये पक्की बात है। यस सर। ठीक है, अब ये जब जाएगी जंप करेगी तो कैसे गिरना चाहिए? इस तरीके से। सर इसकी सोच रहे थे? वेलोसिटी की डायरेक्शन वर्टिक वो हॉरिजॉन्टल कैसे हाँ होगी? हाँ, नहीं नहीं वो सही बोल रहे हो, तो ऐसे में जाना, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे में रहेगी। तो तो वही इसको तो। ये वाला जो ये देखो जरा ध्यान से, सोच लो अच्छे से, तुम एक बार सोच लो। ये बात क्लियर हुई है? मैंने सर सोच लिया, मेरा उससे भी आंसर आ रहा था सर, 32.4 आ रहा था उससे, तो इसलिए पूछ रहा था मैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा आंसर भले ही आ रहा होगा, पर यहाँ गलती जो कर रहे हो वो समझ में आई? सर एक और लास्ट बार समझा दीजिए, आई नहीं चलो मेरे से। देखो जरा, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो। उस बाइक वाले को पूरी जो जंप करनी है, समझ रहे हो, उसके लिए कितनी रेंज कवर करनी होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक। तो अगर यस हम सर। खुद बाइक चलाएं तो देखो हमें जो कवर करना होगा पूरा पार करने के लिए, तो ये जो आगे वाला पहिया है इसको हम उठा देंगे, और जब यहाँ पूरा पीछे वाला पहिया होगा तब ये कांटेक्ट लूज करेगा यहाँ पर। यस सर। ठीक है, और जब ये वाला जो टायर है ये जब तक यहां नहीं आ जाएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये जो बाइक है ये कवर कर चुकी है पूरा। ये बात समझ में आई? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि
अगर हम लेंथ की बात करें तो हमें कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना होगा? 11 इसमें ये वाली ये लेंथ नहीं जुड़ेगी, सोच के देखो, क्या ये लेंथ नहीं जुड़ेगी इसमें? सर मेरे हिसाब से तो सर 5 का cos 15 जुड़ जाएगा। 5 का cos नहीं, 15 5 का cos 15 क्यों? अच्छा, तुम बाइक को ऐसे में गिरा रहे हो क्या? यस सर। अच्छा तो अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये बाइक जो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम ऐसे में ले जा रहे हो बाइक को, ऐसे में, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, मतलब तुम तो खिलाड़ी हो, तुम ऐसे में गिराना चाहते हो इस बाइक को। यस सर। हाँ, समझ गया मैं तुम्हारी बात। अच्छा, तो ये बताओ, ये बाइक तो ऐसे में तब गिरेगी, या तो ये हवा में ही अपनी बाइक को जो है वो टिल्ट कर रहा है, समझ रहे हो इस चीज को? जब एक बार बाइक यहां से निकली, तो ये बाइक जो है वो हवा में जो तुम कर रहे हो, समझ रहे हो, तो वो तो एयर की वजह से होता है। अब यहां तो हमने एयर रेजिस्टेंस वगैरह ऐसा कुछ ले नहीं रखा। ये बाइक एक्चुअल में कैसे में गिरने वाली है, सोचकर देखो जरा ध्यान से। ये बाइक जो है वो ऐसे में गिरेगी और फिर एकदम से नीचे जाएगी। अच्छा सर। तो ये 5 फीट जो है, ये वो वाले टाइम में कवर करेगा जो रेंज और मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये? 11.5 7 प्लस 5। ओके सर, अब आ गया सर। वो सर ऐसे ही दिखा है ना कि ऐसी गिरती है, तो फिर वो इसी हिसाब से कर रहा था मैं। बिल्कुल, देखो, हाँ, चलो, तो अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हमारे पास रेंज आ गई है, अब हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर, कोई बताएगा यहाँ पर क्या करना है अब हमें? ये एंगल्स दिए हुए हैं 15 डिग्री। बोलो सर। हाँ जी, बोलो। रेंज का फॉर्मूला डाल के r इक्वल्स यू स्क्वायर साइन थीटा टू मतलब साइन 2 थीटा अपॉन जी डाल के सर यू निकाल लेंगे सर आंसर आके। बिल्कुल 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 सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो जब यहां से यहां जा रहे हैं तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड दिस इज द रेंज, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा? रेंज के बराबर। चलो, तो ये क्वेश्चन, हाँ जी सर बाइक हॉरिजॉन्टल क्यों गिरेगी? ये तो इंक्लाइन में गिरनी चाहिए ना, जिस एंगल से उठी थी वैसे गिर जाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, गिरेगी तो जरूर इंक्लाइंड में, पर सर ऊपर सेफली क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट को जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कॉमन डाउट जो आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। ये भी कई लोगों ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 44 मैसेज भी किए हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या किया है। 44 में जरा देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन 44 अच्छा है, स्टार लगाएंगे हम इस पर। इसमें क्या बोला कि कोई स्टेडियम वगैरह है और उसमें कुछ बेंचेज ऐसे ही रखी हैं, ठीक है, दिस इज अ ग्राउंड, ठीक, और ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पर कोई प्लेयर और जो कि 6 मार रहा है यहां पर। अच्छा, चलो देख लेते हैं। तो 1 मीटर इसकी हाइट है बेंचेस की। The batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a sixer. The ball starts
35 meter per second at an angle of 50 degree with the horizontal. So this is our first bench. ये फर्स्ट बेंच है. ये कौन सी बेंच हो गई? सेकेंड. दिस इज थर्ड बेंच. और उसने यहां से एक सिक्सर हिट किया. ठीक है, दिस इज अवर बैट. जो भी है, यहां से बॉल गई. अब वो पूछ रहा है कौन सी बेंच पे गिरेगी. ठीक है, तो कितने लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को? आर्यन, किया है ये क्वेश्चन? नहीं हुआ सर ये. नहीं हुआ. चलो देखो जरा, यहां जो बॉल गई है उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड. और कितने एंगल से गई है वो? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए जा रही है? दैट इज, एक मिनट, यही पूछा है शायद. 53 डिग्री से उसने हिट किया है इस बॉल को. तो ये बॉल जो है ये ऐसे जाएगी और किसी बेंच पर गिरेगी. ठीक है, तो देखना होगा हमें कहां पर गिरती है. दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर. वेट एंड लेंथ दोनों कितनी है? 1 मीटर है बेंचेस की. चलो भाई, तो सपोज करो ये हमारा ओरिजिन है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये हमारा 1 मीटर अबव क्रिकेटर यहां खेल रहा है. ठीक है, ये हमने एक क्रिकेटर बनाया बढ़िया सा. ठीक है, इसने मारा है यहां पर. अब जरा देखो ध्यान से, यहां से गिर रहा है. मैं इस कोऑर्डिनेट को ले रहा हूं 0,0. दिस इज अवर कोऑर्डिनेट x, y. ठीक है, तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है वो क्या होती है? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन क्या होती है नीचे? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, दिस इज अवर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन. अब याद रखना, यहां पर जो g लेना है आपको, टेक g की वैल्यू लेनी है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड. अब जरा देखो ध्यान से. अब अगर हम ये मान लें लेट. हाँ जी बताइए सर. वो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है सर. क्या होता है? यही तो सर होता है. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है सर. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. क्यों भाई? सर आपने नहीं सर, आपने पहला वाला लिया सर. मैंने वो वाला नहीं, याद था तुम सर. दूसरा. नहीं, मैं नहीं सर, पहला ही वाला ले रहा हूँ. कॉमन वाला याद है सर मेरे को. ये अब वाला जरा याद देखो, था. लेट दी बॉल हिट. अगर मैं एन, चलो मान लेते हैं, लेट दी बॉल हिट एट x, y. ठीक है, तो x, y ये सेटिस्फाई करेगा ये वाला कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये वाला एज शोन इन फिगर. ठीक है, अब मुझे बस इतना बताओ, यहां पर x, y में रिलेशन क्या होने वाला है? रिलेशन की अगर हम बात करें तो लेट द बॉल हिट्स एट x, y एज शोन इन फिगर एट द nth बेंच. याद रखना, मैंने कौन सी बेंच ले ली? nth बेंच. तो मेरा x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें nth बेंच की, तो देखो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर. और दिस इज द फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच, nth बेंच. सो x कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा? n इंटू 1 प्लस 110. ओरिजिन से लेकर, सोच लो, उल्टा लिख लो इसको, 110 प्लस n इंटू 1. ठीक है, ये मैंने कौन सी बेंच मान ली? nth बेंच.
अच्छा मुझे ये बताओ y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अगर ये फर्स्ट बेंच पे गिरती तो y कोऑर्डिनेट कितना होता? 0 इसके अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। सेकेंड बेंच पे गिरती तो 1 आता, थर्ड बेंच पे गिरती तो 2 आता, फोर्थ बेंच पे गिरती तो 3 आता, यानी एक कम आ रहा है। तो nth बेंच पे गिरेगी तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? n-1 इंटू 1। क्लियर? तो ये आ गए हमारे x कोऑर्डिनेट और ये आ गया हमारा y कोऑर्डिनेट। अब इसको हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो। चलो पहले ये नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो सभी लोग। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 30 सेकेंड। सर ठीक है, हाँ जी। सर y का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर। y n-1 y वाला देखो, ये बताओ फर्स्ट बेंच है, दिस इज 0,0, फर्स्ट बेंच पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। यस सर। फिर सेकंड बेंच पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1। थर्ड बेंच पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2। तो nth बेंच पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अच्छा ओके सर, n-1 ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक, ये जैसे ही हो जाए मुझे कमेंट करना। और अब कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, इसमें बस सेटिस्फाई करना है। सो अब हम सेटिस्फाई करने वाले हैं, ठीक है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में। तो y बनेगा n-1 इंटू 1, x बनेगा 110 प्लस n इंटू 1 इंटू 10 53 डिग्री, ठीक है, माइनस का 1/2, g की वैल्यू ले लेना 9.8, और x जो है यहां पर वो है फिर से, और u दैट इज 35 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट इज कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो n निकाल लेना। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब n यहां से हमें निकालना है। तो देख लो जरा n कैसे निकालोगे, यहां से सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1053 की वैल्यू कितनी हो गई? 3/5। सो 3/5 अगर मैं 110 को 5 से डिवाइड करूं, सो 5 2 जा 10, 22 इंटू 3 दैट इज 66, एंड प्लस 3/5 इंटू n, यहां से बनेगा माइनस का 4.9, ठीक है, डिवाइड बाय 35 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 53, यानी 3/5 इंटू 3/5 इंटू 110 प्लस सर n। हाँ जी, 1053 4/3 होती है ना? 1053, अच्छा अच्छा, हाँ यार सही बोल रहे हो, गड़बड़ हो गई, पूरी गड़बड़ हो गई। हाँ जी 4/3 होती है, बिल्कुल सही है। तो 4/3 अगर करोगे तो मैं फिर अब इतना ही लिख देता हूं, बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं। ये तो एज इट इज लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से हमें सॉल्व करके क्या निकालना है? हमें n निकालना है। क्लियर? अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी टफ वैल्यूज हैं, ठीक है, लेकिन निकल जाएगी, निकाल के देखना। हेलो सर। हाँ जी बताओ। सर वो आपने n-1 पे मॉडुलस लगाया है? n-1 पे ब्रैकेट लगाया मैंने, ये वाला, ये तो छोड़ दो, नहीं इसको सर, छोड़ नीचे दो। वाला, नीचे वाला अच्छा ये नहीं नहीं, मॉडुलस लग रहा था सर। मैं समझ गया तुम्हारी बात, n-1 का ब्रैकेट है वो। ओके सर, थैंक यू। ठीक, होल स्क्वायर, हाँ इधर होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है।
सो एन में क्वाड्रेटिक बनेगी और एन के लिए सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, जब आप एससीबी का प्रीफेस पढ़ोगे ना, एससीबी का प्रीफेस, तो उसमें ये जो बुक बनाई गई थी ये कॉलेज लेवल के लिए बनाई गई थी, समझ रहे हो, जिसमें कैलकुलेटर्स अलाउड थे। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे वैल्यूज हैं एससीबी में जो कि थोड़ी सी टफ पड़ती हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इजी क्यों है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी है बस। तो आप करके देखना, नहीं हो तो कैलकुलेटर की मदद ले सकते हो, पर आंसर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, चलो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44 जो कि बहुत लोगों ने पूछा था। सर और अब हम देखेंगे, हाँ जी सर ये इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हुई थी, तो सर किसी से सर डलवा दीजिएगा ग्रुप पे। अच्छा, मैं देखो, मैं एक्चुअल में डाल दूंगा, या फिर कोई को अगर हो जाए तो डाल देना, वरना देखो हमें क्या मिलते हैं, हमें ऑप्शंस मिलते हैं, समझ रहे हो इस चीज को। तो तुम ऑप्शंस में से क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई करा के आंसर पिक कर पाओगे, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, तब भी अगर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही तो मैं बता दूंगा। चलो, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। ओके, 51 जो है वो थोड़ा ऊपर से चल रहा है क्वेश्चन। दो फ्रेंड, अच्छा 50 और 51 एक साथ ही देखना पड़ेगा हमें, तो चलो 50 भी देख ही लेते हैं। Two friends A and B are standing at a distance x apart in an open field, and wind is blowing from A to B. तो सपोज ये फ्रेंड जो है, दिस इज अ फ्रेंड A एंड दिस इज अ फ्रेंड B, ये दोनों x डिस्टेंस दूर बैठे हुए हैं एक दूसरे से, एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम A to B, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड जो A से B की तरफ फ्लो हो रही है। A beats a drum and B hears the sound T1 time. Okay. A जो है वो ड्रम बीट करता है और B जो है वो ड्रम की बीट सुनता है। ओके, T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। ओके, तो देखो यहां पर जो कंसेप्ट आ रहा है, ड्रम की जो साउंड है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ प्रोपोगेट करेगी, लेकिन जो देखने की बात है अगर, तो फॉर दी ये समझ लो कि अगर हम देखते हैं फॉर द साइट जो वेलोसिटी होती है रेज की, जो रेज आती है हमारे तरफ, उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट की स्पीड के बराबर। तो होता यह है कि ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हमें इवेंट पहले दिख जाता है क्योंकि ये रेज पहले पहुंच जाती है और साउंड हमें बाद में आता है। जैसे कि थंडर में होता है ऐसा कि तुम्हें चमकती हुई बिजली पहले दिख जाती है, लेकिन उससे जो पैदा हुआ साउंड है वो बाद में आता हुआ दिखता है, समझ रहे हो। तो दिस इज द कंसेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। तो देखो यहां पर उसने बोला कि T1 टाइम्स के बाद सुनाई देता है। तो देखो टाइम जो लाइट रेज को लगा टू रीच एट बी को रीच करने में जो टाइम लगा लाइट रेज को, वो कितना लगा, x/c। और जो टाइम फॉर द साउंड वेव्स, टाइम फॉर द साउंड वेव्स टू रीच एट बी, जो बी तक पहुंचने के लिए साउंड वेव्स को जो टाइम लगा वो लगा x अपॉन वेलोसिटी ऑफ द साउंड। पर वेलोसिटी ऑफ द साउंड किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ विंड पर। तो मैं यहां पर अगर साउंड की वेलोसिटी की बात करूं तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी वो इफेक्टिव हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इफेक्टिव। और वो इफेक्टिव कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। सर वही रिलेटिव वेलोसिटी यूज की है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, वही बिल्कुल। सो एक्चुअल में अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती ना तो हम vs माइनस vw कर देते, पर ये विंड जो है वो साउंड को प्रोपोगेट कराने में हेल्प कर रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ा देगी। ठीक है,
और अब जरा देखो, इसको अगर मैं T1 मान लेता, T1 तो खैर हमें दिया हुआ है, इसको मैं कैपिटल T1 मान लेता हूं, इसको मैं कैपिटल T2 मान लेता हूं। तो T2 जो है वो ज्यादा है T1 से, ठीक है, और कितना ज्यादा है, स्मॉल T1। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन वी एस प्लस वी डब्ल्यू माइनस एक्स अपॉन सी दैट इज इक्वल टू T1। ठीक है, यहां से हमें एक चीज मिल गई ये वाली। अब ए और बी ने इंटरचेंज कर दी और एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम T2 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। ओके ओके, एक मिनट, यहां पर अब उसने क्या किया है, दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम। तो अभी भी तो बी ही सुन रहा था। ओके, ए और बी ने चेंज पोजीशन, इंटरचेंज कर ली पोजीशन। ओके ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, अब वो इंटरचेंज अगर पोजीशन कर ली तो ए यहां पहुंच जाएगा, बी यहां। तो ये केस 1 हो गया, दिस इज द केस 1। आई थिंक ये चीज क्लियर है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ 10 सेकेंड। सर क्वेश्चन में सर दे रखा है कि टाइम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रेंड्स को नेगलेक्ट करना है। कौन सा टाइम, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? नेगलेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रेवलिंग बिटवीन द फ्रेंड्स। तो आप क्यों ले रहे हो सर? अच्छा, यहाँ निगलेक्ट ही करना है तो फिर तो यार बहुत ही सिंपल हो गया, इस वाले टाइम को निगलेक्ट ही कर दो। ठीक है, इस टाइम को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन वो हम बाद में कर देंगे क्लियर। ठीक है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि ये जो डिले आ रहा है ना टाइम में, वो डिले किस लिए आ रहा है, वो यहां से आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? क्लियर सर। ठीक है, और अब इंटरचेंज अगर कर देगा पोजीशन तो यार कुछ नहीं बचा आपका क्वेश्चन में। अगर इंटरचेंज कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ। अब देखो केस 2 में आपने क्या किया है, ए को यहां पहुंचा दिया जो कि ड्रम बजा रहा था, समझ रहे, ये ड्रम है, और यहां से जा रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, लेकिन विंड की वेलोसिटी अपोजिट, और बी यहां है जो कि सुन रहा है आराम से। तो लाइट की वेलोसिटी तो अभी भी सी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स। सो अब अगर हम टाइम टेकिंग देखें तो ये तो एक्स वाई सी ही रहेगा, जो साउंड वेव्स का टाइम है वो कितना हो जाएगा अब, वी एस माइनस वी डब्ल्यू। और अब जो टाइम की डिस्टेंस होगी, मतलब जो टाइम डिले है, उसको हमने कितना नाम दे दिया है, T2 नाम दे दिया है, दिस इज द डिले। अब उसने एक्स वाई सी को अगर निगलेक्ट करने के लिए ही बोल दिया है तो फिर तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और यहां से अब हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, दिस इज सेकंड इक्वेशन और इसके पहले वाली फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, यहां हमें माइनस कर लेना, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स अपॉन वी एस प्लस वी डब्ल्यू, ठीक है, माइनस एक्स वाई सी इज इक्वल टू T1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्स वाई सी को उसने निगलेक्ट ही कर दिया तो ये हटा दो। ठीक है, सो अब हमारे पास जो सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन बनी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से क्या मिलेगा, एक्स अपॉन वी एस माइनस वी डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स अपॉन वी एस प्लस वी डब्ल्यू। या फिर तुम्हें वी एस ही निकालना है ना अकेला, क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन स्टिल एयर, तो निकल जाएगा। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई वी एस माइनस वी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई T2, और एक इक्वेशन आ गई वी एस प्लस वी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई T1। सो इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, सो हमारे पास वी एस आ जाएगा एक्स 1/T2 प्लस 1/T1। ये आ गया हमारे पास वी एस। कोई डाउट है तो पूछ लो।
तो हालांकि यह निगलेक्ट करने के लिए बोल दिया है, पर कई बार नहीं बोलते हैं तो फिर हमें लेके चलना पड़ता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमें देखना पड़ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे। देखो, suppose A and B in the previous problem change their position in such a way such that the line joining them becomes perpendicular to the direction of wind while maintaining the separation x. What will be the time lag B finds between seeing and hearing the drum beating by A? तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 51। अब 51 में क्या किया है, ये B है एंड दिस इज A, जो कि ड्रम बजा रहा है, समझ रहे हैं, ये ड्रम मास्टर है। अब अरे ये जो A और B है ये पोजीशंस चेंज कर रहे हैं such that the line joining them becomes perpendicular to the direction of the wind while maintaining the separation x. तो देखो, पहले विंड ऐसे जा रही थी, वेलोसिटी ऑफ द विंड, ठीक है, और दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक प्लेन में ये खड़े हुए हैं दोनों, ठीक। अब विंड की डायरेक्शन ऐसे में है और मैं इनको खड़ा कर देता हूं इस तरीके से। देखो, सपोज ये हमारे एक प्लेग्राउंड है जिसमें ये दोनों खड़े हुए हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब मैं ये वाली जो पॉइंट्स हैं, ये वाली जो लोकेशंस हैं, इधर खड़ा कर देता हूं इसको, किसको, ये खड़ा कर दिया मैंने A को, और यहां खड़ा कर दिया किसको, B को। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कैसी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, x। ये अगर किसी को डाउटफुल लग रहा है तो वो पूछ सकता है, सोच लो। What will be the time lag B finds between C and? अब मुझे बस इतना बताओ, क्या ये VW वेलोसिटी ऑफ साउंड को कोई इंपैक्ट दे पाएगा? यस सर। बिल्कुल देगा। और अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ द साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द विंड। सो हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आने वाली है, अच्छे से सोच लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसी होनी चाहिए कि वो बी तक पहुंच सके, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहां तक अगर हमें पहुंचाना है किसी भी तरीके से, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होनी चाहिए। तो देखो, जरा ध्यान से देखना, ये हमारा A है और दिस इज अ B। तो जब विंड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में है, और मैं चाहता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो इस डायरेक्शन में जाए, वो इस डायरेक्शन में जाए, तो ये कब जा पाएगी, जब वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब तुम जोड़ोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड करोगे, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए। सो अगर ये रिजल्टेंट बनाना है, ठीक है, सो हमें जो विंड की डायरेक्शन रखनी होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वो कैसे में रखनी होगी, कुछ इस तरीके से सोच कर देख लो। कोई डाउट हो तो पूछो। अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचो जरा, देखो ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां पर पहुंचना है, सो मैं यहां से जब ड्रम बजाऊंगा
तो मैं कुछ इस डायरेक्शन में चाहूंगा कि मेरी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है विथ रिस्पेक्ट टू विंड ऐसे में जाए, और वेलोसिटी ऑफ विंड जो है उसके मिलने के कारण वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे में बन जाए, इस डायरेक्शन में। सोचो, ये देख लो जरा, इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर? वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड के बराबर। ये बात कितनों को समझ में आ गई है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये डिस्टेंस अभी भी कितना है? x है। मैं यहां रुक रहा हूं 7 सेकेंड्स, किसी को डाउट है पूछ लो। तो ये कितनी है? दिस इज v, और ये कितनी है? u। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी? यहां से अगर हम देखें, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो बाय द पाइथागोरस, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की मैग्नीट्यूड कितनी निकालेंगे? अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सोच लो, क्योंकि ये एक हाइपोटेनियस है यहां। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो अब मेरे हिसाब से टाइम लैग आ जाएगा। टाइम लैग कितना आएगा? हाँ, टाइम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सो टाइम टू रीच द साउंड टू बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो x अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी मैग्नीट्यूड। तो ये कितनी होगी? x अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? x अपॉन अंडर रूट v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। अच्छा, x को क्या लिख सकते हो? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? देखो जरा। अगर हम टाइम लैग की बात करें तो टाइम लैग क्या बनता हुआ दिख रहा है? अंडर रूट के अंदर x अपॉन वी प्लस यू इंटू अंडर रूट के अंदर x इंटू वी माइनस यू। ये टाइम कितना दिया हुआ था? दिस इज t1 टाइम दिया हुआ था, और ये कितना दिया हुआ था? t2। तो देखो ये t1 इंटू t2। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्टार लगाएंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट नहीं है, बट सर ये है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन जैसे पेपर में आते हैं, हाँ, तो सर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में या सोचने में सर 4 से 5 मिनट निकल, फिर वो देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस ये समझ लो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये एडवांस में पूछा जा सकता था। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में तो 3 मिनट या 4 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो? तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम 3 या 4 मिनट में भी ये प्रॉब्लम कर रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट। ओके सर ने मेंस के लिए थोड़ा, हाँ, ये मेंस के लिए, ये मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है। पर मैं चाहूंगा कि तुम इसको अब मेंस के लिए ट्रीट करो, तभी तुम एक नए लेवल पर पहुंच पाओ। ठीक है? हालांकि कोई चीज इतनी टफ नहीं थी इस क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा डायग्राम सोचना और फिर एकदम से ये जनरेट करना अभी फिलहाल के लिए हैबिट नहीं है। हाँ सर 50 वाले क्वेश्चन का आंसर x/2 ब्रैकेट में 1/t1 प्लस 1/t2 दे रखा है। हाँ तो सही है सर आपने x बताया था केवल सर।
अरे यार वो एडिशन किया था ना हमने, तो मैंने ट्वाइस ऑफ वीएस लिखना भूल गया था। जरा देखो ध्यान से, हमारे पास जो आया था वो क्या आया था? ओके सर, ओके वी, ओके आ गया। समझ गए? यस सर, यस। सर हमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड को Sound. लिया है, क्योंकि देखो जब भी तुमसे पूछा बोला जाए ना कि हवा चल रही है और उसने अगर किसी वेलोसिटी की बात कर दी कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इतना दिया हुआ है, तो उसको समझना कि वो वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके रिस्पेक्ट में दी होगी, विद रिस्पेक्ट टू एयर दी होगी। जैसे कि स्विमर के बारे में हम बात करते हैं, स्विमर कैन स्विम, या फिर अ स्विमर स्टार्ट स्विमिंग विथ दिस वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी पक्का कौन सी है? वो वेलोसिटी है जो विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। समझ रहे हो? सर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था साउंड इन स्टिल एयर, तो साउंड इन स्टिल एयर जब देगा मतलब वो रिस्पेक्ट टू वाला साउंड, मतलब बिल्कुल 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 इसी तरीके से तुमसे जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर पूछता है, बोलता है, तो तुम समझना वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 51 के बाद आई थिंक सब हो गए। अब हम आते हैं, ये जो कॉमन डाउट्स थे वो खत्म कर लिए। ठीक है, एक दैट इज मैं अब देखना चाहता हूं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर की। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, अगर ये अच्छा होगा तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में दिक्कत कहाँ आ रही है? सर ये मेरा डाउट था। बोलो जल्दी से। सर इसमें जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल केवल एक ही पॉइंट पूरे ग्राफ में केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा देखो एवरेज वेलोसिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। उसने ये बोला है कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यस सर। ओके, तो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है वो और बी पर आ जाता है। ओके यस सर। तो ठीक है, तो यहाँ मतलब ये अगर ए पॉइंट है तो एवरेज वेलोसिटी अगर तुमसे निकाली जाए और बी पॉइंट कहां पर चुनना है, तो सपोज करो कि यहां से अगर तुम, अच्छा ये बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में मोशन होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन स्लोप देखते हैं, स्लोप। यस सर। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर एक सॉलिड कर्व दिया हुआ है और एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमें उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, बताओगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? dx by dt करके स्लोप देख लेंगे, स्लोप डाउनवर्ड्स अगर जा रहा है dx by dt करके, तो तुम्हारा जो स्लोप निकलेगा वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देगा। हाँ सर, अगर जैसे इसमें सर दिखाया हुआ है स्लोप डाउनवर्ड्स है, मतलब स्टीप जो हो रहा है वो नीचे की साइड जा रहा है, तो हाँ तो सर इसका डायरेक्शन मतलब इसकी वेलोसिटी एक तरीके से कम हो रही है ना सर, नेगेटिव की साइड जा रही है ना, नेगेटिव हो रही ये है। देखो कि ये एक 2D स्पेस है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, दिस इज द बी पॉइंट, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर। अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट देखें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो वो ये देगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें
तो एवरेज वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होती है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। एम आई राइट? क्योंकि वो हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो डायरेक्शन है, अगर ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो क्या इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन है? ठीक है क्या हो सर, गया? आ गया समझ में। आ गया? यस सर। सो हमें एक ऐसा पॉइंट देखना होगा जहां पर डायरेक्शन सेम हो, इसकी भी और इसकी भी, समझ रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं यहां मिलेगा, तो हम और ऊपर चलते जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक सर तो चलो जी। हाँ जी सर, पॉइंट ए के नीचे जो लाइन, मतलब ये जो पैराबोला नीचे जा रहा है, वहां पे भी तो हो सकता है ये। ये वाला यस सर। कैसे? सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। करके बताओ कैसे बनाओगे? सर ये वाई बनाओ एक्स, कैसे? सर वाई एक्स है ना, ये जो एक्सेस है। तुम बताओ, यहाँ इस पॉइंट पर एक ऐसा स्लोप डल सकता है जो इसके पैरेलल हो? नो सर। भाई, तो टेंजेंट ऐसा डालना है जो दोनों सेम डायरेक्शंस में फॉलो कर पाए। यहां पर टेंजेंट डल ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर जाएगा इसको। सोच कर देखना, ठीक है, बना कर देखना इसको। सो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन। सर 12th, हाँ जी सर मैंने आपसे सर ऐसे स्लोप के बारे में क्वेश्चन पूछा था सर, आपने स्लोप बताया के था बारे कि में। यस सर, मतलब हाँ, टेंजेंट टू द स्लोप के लिए सर एक क्वेश्चन भेजा था सर। तो सर उसमें तो टेंजेंट, अलग अलग वेलोसिटी आ रही थी, व्हाट्सएप पे भेजा था आपने, कही थी कि क्लास में डिस्कस कराएंगे। हाँ बताओ ना कौन सा वाला? सर आपको भेजा है इसमें मैंने, बताओ। व्हाट्सएप पे है आपके, मतलब अच्छा है? HCV का ही है सर। यस सर, हाँ तो व्हाट्सएप पे कौन है से सर। नंबर का है बताओ जल्दी से। ओके बताता हूँ मेरे, सर। रुक जाओ मैं देख लेता हूँ तुम्हारा व्हाट्सएप। पुष्पेंद्र ना? यस सर। हाँ रुको जरा, लोड हो रहा है। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? क्वेश्चन तुम्हें एससीवी का नहीं पूछा था? यस सर, मतलब HCV का स्क्रीनशॉट ही भेजा था सर, मतलब क्या मैं, हाँ HCV का क्वेश्चन था सर वो। तो सर मैंने उसको ट्राई किया तो सर दो अलग अलग वेलोसिटी आई थी एक पॉइंट पे। नहीं जी, तुमने अभी तक स्लोप से वेलोसिटी आती है, पर यहाँ मैंने निकाला तो 4.9। अच्छा तो कार इज मूविंग वाला? हाँ सर शायद वही वाला है सर, मैं मेरे को भी देख। चलो तुम देख लेना, फिर हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके है, सर। अभी हम टाइम बर्बाद नहीं करते ज्यादा। अच्छा, क्वेश्चन 12 के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन 15। 15 में क्या दिक्कत आ रही है डिस्कस करते हैं जल्दी से। हाँ जी 15th में जल्दी से, जिसको दिक्कत है जल्दी बताए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15th का सॉल्यूशन कौन भेजेगा? ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15th का सॉल्यूशन ओके अनुष्का भेजेंगी, ठीक है। अगर ये दिक्कत आए, जिसको भी दिक्कत आ रही है 15 में, अगर सॉल्यूशन देखकर भी समझ में ना आए, ठीक है, तो पहले आप यहाँ डिस्कस कर लेना, फिर अगर दिक्कत और आती है तो मुझसे पूछ लेना, मैं कोई बता दूंगा बाद में। लेकिन 15 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम क्वेश्चन 21 देखेंगे। 21 पुलिस जीप वाला, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ये तो किए हुए क्वेश्चंस हैं। 21 वाला कल्पिट को पकड़ता है, मोटर बाइक जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर से चलती है, जीप फॉलो करती है उसको 90 किलोमीटर पर आवर। ये सर, ये मेरा डाउट तो सर क्लियर हो गया था सर। हो गया क्लियर? यस सर। चलो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम 31। सर हाँ जी बोलो। चाहिए ना? मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी सही से। ये कह रहा हूँ।
अच्छा चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन 31 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, फ्री फॉल का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31, ये पहले देख लो। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट एट द एलिवेटर स्टार्ट। तो एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट, और ये स्टार्ट होती है t=0 पर, और एक पर्सन जो है वो सिक्का उछालता है, ठीक है, और यहां से जब वो सिक्का उछाल रहा है तो एलिवेटर स्टार्ट हो रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सिक्के के पास जो एक्सेलरेशन था वो तो g था, लेकिन लिफ्ट के पास एक a और आ गया। अच्छा, अब द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at the time is dropped। तो ये बोल रहा है कि ये 1 सेकंड, ये 6 feet ऊपर है अभी कॉइन फ्लोर से, ठीक है, और यहां तक गिरने में जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 सेकेंड। सो हम यहां पर कौन सी कंसेप्ट का यूज करेंगे, एस रिलेटिव ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर, एंड दैट इज यू रिलेटिव इनटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टाइम का स्क्वायर। तो एस रिलेटिव अगर हम इस कॉइन और लिफ्ट के बीच में डिस्टेंस देखें तो वो कितना है, 6 feet। यू रिलेटिव कितना है, 0 प्लस हाफ ए रिलेटिव अगर देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, तो दैट इज g प्लस ए, और इसको किस में रखना होगा, फीट पर मीटर स्क्वायर में, और इनटू टाइम इनटू टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो दैट इज फीट पर सेकंड स्क्वायर। इनको किस में रखना होगा, फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में जिसको दिक्कत आ रही है जल्दी से पूछो। 1 feet इज इक्वल टू 12 inches, ये याद रखना। 1 inch इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 0.025 मीटर। तो इसको तो हम फीट और मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनों को दिक्कत है इस चीज में, जल्दी से पूछो, मैं यहाँ टाइम दे रहा हूं 10 सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करोगे तो 32 फीट पर मीटर स्क्वायर आ जाए। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन 31। सर इसमें लिफ्ट नीचे आ रही थी। हाँ आने दो। आपने अच्छा, सर लिफ्ट नीचे आ रही थी? ये सर डिसेंडिंग लिखा हुआ है इसमें सर। तो लिफ्ट अगर नीचे आ रही थी हेलो सर, आप म्यूट हो चुके हो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। अगर लिफ्ट नीचे जा रही थी तो बस अब कुछ नहीं करना है, सिक्का नीचे जी से जा रहा था तो सिक्के का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, जी माइनस, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाती तो जी प्लस है और नीचे जा रही है तो जी माइनस। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो तो बताओ जल्दी से। हेलो सर। हाँ जी बोलो। लेकिन सर ये तो मुझे उल्टा लग रहा है। कैसा उल्टा? सर मतलब जब सिक्का भी नीचे दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये 3 मीटर पर सेकंड से है, ये 2 मीटर पर सेकंड में है, तो इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कितनी है बताओ, 1 मीटर पर सेकंड नहीं होगी? ओके सर, ओके, यस सर, क्लियर। चलो
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज ही सही नहीं आ रही है। नहीं आ रही इतनी अच्छी से, बताओ तब भी बोलो। मैं समझ गया। आज तुम माइक ऑफ कर लो, आज तुम माइक ऑफ ही कर लो और मेरे से बाद में पूछ लेना, ठीक है? क्लास के जस्ट बाद कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? चलो, इसके बाद जो अच्छा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर, अगर हम 49 की तरफ देखें, हाँ 49, क्वेश्चन नंबर 49, एरोप्लेन वाले रह गए हैं क्वेश्चन, वो और देख लो जरा। एक एरोप्लेन है जिसको पॉइंट ए से अनदर पॉइंट बी जाना है और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। So this is a north direction, this is a east, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी जो बी पॉइंट है वो यहां से कितना एंगल बना रहा है? दिस इज अ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है? सो दिस इज अ ए पॉइंट, दिस इज अ बी पॉइंट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दिस इज 500 किलोमीटर। अच्छा जी, विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड 20 मीटर सेकेंड। अब विंड जो है वो नॉर्थ की तरफ चल रही है, और कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, अब देखो एयर स्पीड की बात की जा रही है यहां पर, एयर स्पीड, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द एयर, ये कितनी दी गई है? दिस इज 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन इन विच, इसको जो उड़ना चाहिए, हाँ ठीक है, तो डायरेक्शन हमें बतानी है कि किस डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। तो जरा देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है? वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर ये समझ लो विंड, ठीक है? इधर भी मैं कर देता हूं विंड, एंड इसमें हम क्या जोड़ देंगे? वेलोसिटी ऑफ द विंड। सो वेलोसिटी ऑफ द विंड इस डायरेक्शन में है, ठीक, ड्यू द नॉर्थ। इसमें मैं ये वेक्टर जोड़ना चाहता हूं जिससे कि मेरा ये वाला वेक्टर बन जाए। क्लियर? तो देखो कैसे जोड़े, हाँ देखो जरा ध्यान से, ये बी पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट, ठीक। सो अगर हमारी विंड की डायरेक्शन ऐसे में है तो मैं कुछ ऐसे में जोड़ देता हूं। तो देखो जरा, विंड का जो वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ द विंड, वो इस डायरेक्शन में है, और मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं। किसमें? ये जो थीटा एंगल मैंने बनाया है, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द विंड। ये एंगल मैंने मान लिया कितना? थीटा, एंड दिस इज एंगल 30 डिग्री। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है? पूछ लो, पूछना चाहो तो। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कुल मिला के हमें क्या बनाना रहता है? एक ट्रायंगल बनाना होता है कुछ कुल मिलाकर। वो ट्रायंगल जैसे ही बन जाता है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ जी बोलो। लेकिन सर इसको तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बना सकते थे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे बताओ? सर वेलोसिटी ऑफ विंड तो ऊपर की तरफ है। हाँ तो तुम ऐसे जोड़ना चाह रहे हो? हाँ यस सर, उससे बन जाता। ऐसे में? यस सर। हाँ तो ऐसे में अगर आएगा तो अपने आप आ जाएगा ना थीटा 0 डिग्री। आप समझ रहे हो? अगर ऐसा सही है, अगर तुम ऐसा समझ रहे हो कि ये सही है, तो थीटा ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तुम क्यों लेके चल रहे हो?
यस सर, यस सर। क्लियर? तो ये चीज का ध्यान रखना होगा, हमें अजम्पशंस कुछ ऐसे मानने हैं जो कि वैलिड हो। अगर तुमने पहले से रिजल्ट ले लिया तो फिर फायदा क्या। सो अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचता है क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से देखें। सो देखो जरा, ये डिस्टेंस दी है 500 किलोमीटर और एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस वाले का ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा टोटल कंपोनेंट होगा 150 का कॉस थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में टोटल कंपोनेंट कितना होगा 150 का साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ द विंड। दैट इज अ नेट y component. This is a net y component of the velocity of air with respect to ground, and this is the net component of x component of the aeroplane with respect to ground. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और ये अगर 30 है तो ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी 60 डिग्री। सो अगर हम ये ट्रायंगल देख लें, दिस ट्रायंगल इज 60 डिग्री, सो मैं यहां से tan 60 डिग्री की वैल्यू लिख सकता हूं। ठीक है, सो tan 60 कितना हो जाएगा 150 साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है 20 एंड डिवाइड बाई 150 का कॉस थीटा। tan 60 दैट इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो √3 इंटू 150 का कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 150 का साइन थीटा प्लस 20। क्लियर? यहां से अगर तुम सॉल्व करो तो 150 का डिवाइड कर देता हूं तो ये बनेगा √3 का कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस ये कितना बन रहा है 2/15। ठीक, अब जरा देखो √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2/15। अब मैं यहां 1/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 मतलब 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। वीडियो साफ नहीं आ रहा है क्या? क्लियर है सर। वीडियो क्लियर है सर। मेरे में स्टॉप हो गया था। चलो तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो देखो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है एक जो यहां से सीख रहे हो तुम। ये √3 का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा, या फिर मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूं बोथ द साइड मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये क्या बनेगा 1/15। इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा, और यहां पर भी -1/2 आएगा, और ये लिखा हुआ है माइनस का कॉस 60 डिग्री इंटू साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/15। सोच लो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया है, अब मैथमेटिक्स आ गई इसमें। तो यहां से अगर तुम सोचोगे तो ये क्या बना है फॉर्मूला, साइन 60 माइनस थीटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड दैट इज इक्वल टू 1/15। सर। हाँ जी बोलो। सर लास्ट का साइन 60 कॉस कैसे है, ऐसा समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। देखो √3/2 को क्या लिख सकते हो, साइन 60। अच्छा ओके सर, ओके सर समझ गया। ठीक, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ है? ठीक है, तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं सर। तो ये थीटा हमारा कौन सा मिल रहा है, ये थीटा हमें मिल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाँ जी बोलो। सर ये आपने सर 150 साइन थीटा समझ नहीं आया, 150 कॉस थीटा समझ आ गया क्योंकि थीटा डिग्री था वहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ में। अच्छा ये बताओ, ये जो 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है किसकी, एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड, एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड की, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा वर्टिकल वाला। देखो जरा इस वाले डायग्राम में ये वाला कंपोनेंट कितना होगा और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये छोटा सा ये कितना होगा 150 साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? यस अब समझ गया सर, समझ गया, आ गया समझ गए? यस। तो वही बात है, नेट y कंपोनेंट जोड़ दो सभी के तो नेट y आ जाएगा, x जोड़ दोगे तो x आ जाएगा। विंड में x है ही नहीं,
सर हाँ सर मैंने इसको साइन लॉ से निकाला था सर, उससे और इजीली आ जाएगा। साइन लॉ से भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कैसे भी करो आंसर आएंगे, ठीक है, लेकिन अप्रोच सही होनी चाहिए। मेन होता है ये डायग्राम बनाना। ये डायग्राम अगर बन गया, ये ट्रायंगल वाला डायग्राम बन गया, जो कि काफी आसान होता है, इस चीज का ध्यान रखना है बस, ठीक है। और ये डायग्राम बनाओ और फिर आंसर्स निकालते जाओ। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, यहाँ से थीटा बहुत ही सिंपल आ गया यहाँ से कि 60 में से माइनस कर दो, कितना, साइन इनवर्स 1/15, दिस इज अ थीटा। तो ये थीटा जो आएगा, ये आएगा टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक। बाकी डायरेक्शन कुछ भी अपने अकॉर्डिंग तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ से देखोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल अगर 60 है तो 60 में से अगर थीटा घटा दोगे तो वो डायरेक्शन कहां से मिल जाएगी, ईस्ट से मिल जाएगी, छोड़ो वो, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब अगर तुम्हारे पास थीटा आ गया तो तुम्हारे पास सब आ गया, समझ रहे हो, तो तुम जो चाहो वो निकाल सकते हो। HCV की होमवर्क कॉपीज मैं आपसे कल तक का टाइम दे रहा हूं, टिल 10 PM टुमारो। HCV काइनेमेटिक्स ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। पर्सनल और ग्रुप? पर्सनल मैं मांगूंगा, ग्रुप पर मैं नाम पोस्ट करूंगा 10 बजे, नाम पोस्ट करूंगा मैं 5, कोई भी 5। तो सभी बच्चों को तैयार रहना है, तुरंत सबमिट करेंगे 10 बजे, ठीक है। जिसने नहीं सबमिट की तो हो सकता है फिर मुझे फोन पर बात करना पड़े उसके पेरेंट्स से कि आखिर क्यों सबमिट नहीं की, ठीक है। अभी और कोई क्वेश्चंस बचे हैं तो पूछ लो, अभी हमारे पास टाइम है 7 मिनट्स का। लेकिन मैं काइनेमेटिक्स पूरा तरीके से बाइंडेड चाहता हूं कि हाँ कंप्लीट हो गया काइनेमेटिक्स। आर्यन प्रखर क्वेश्चन नंबर 12 मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 आर्यन माइक ऑन करो। सर उसमें ये क्लियर नहीं हुआ कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हाँ पहले भी तो कोई पॉइंट ले सकते हैं, तो वहां पे आंसर सही आना चाहिए। पहले कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, मतलब 1 मिनट सर आप बोलो क्या सर एक्स बोलो। पे 2 मीटर से पहले कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम ही तो आएगा। कैसे? सर जैसे मैंने ए के पास जो कोई पॉइंट ले लिया तो वहां पर ए और बी को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा और जिधर मोशन हो रहा है उधर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर केवल 4.2 मीटर आंसर नहीं होना चाहिए ना? हाँ मतलब ये बोल रहे हो कि और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। सर वो पॉइंट टेंजेंट थोड़ी ना होंगे। देखो जरा ध्यान से, अगर हमारे पास कोई ये कर्व है तो हमारी जो वेलोसिटी है अगर वो इस डायरेक्शन में है तो मुझे एक ऐसा टेंजेंट डालना होगा जो इसी डायरेक्शन में हो। तो अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं तो मुझे ये बताओ ये टेंजेंट डल पाएगा इसी के अलोंग? दिस इज द टेंजेंट। क्या ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इसके बराबर होगी क्या आर्यन? सर ये तो वाई एक्स कर्व है ना, ये एक्स टी कर्व। तो होने दो, वाई एक्स कर्व पर है तो ये चल तो अलोंग दी सॉलिड लाइन ही रहा है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इसी कर्व के टेंजेंट होगी ना? यस सर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो लाइन बन रही है वो दैट इज नॉट पैरेलल टू दिस टेंजेंट। ओके सर। ठीक है, वो टेंजेंट पैरेलल हमें कब दिखेगा? कुछ यहां दिख सकता है कि जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये रखें और ये वाली सॉलिड लाइन भी यहीं से मिला दें। ये बात समझ में आ रही है? ओके सर ठीक है। चलो और कोई डाउट किसी को? क्लियर कर लो।
सर अगर बी को थोड़ा और ऊपर ले लें तो मतलब मैच कर जाएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, तुम बी को चाहे तुम कैसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नहीं सर ऐसे इस रख वाले लोगे। जहाँ ये लेफ्ट साइड में जहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पर यस सर डिसेंडिंग स्लोप। बी को अगर तुम और ऊपर रखोगे टेंजेंट के पैरेलल, अब देखो तुम बिल्कुल अगर ए के पास आते जा रहे हो तो फिर बात ही क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गई। लेकिन यहां पर भी टेंजेंट पैरेलल नहीं हो रहा है, देखो जरा बनाकर देख लो। सबसे अच्छा तरीका है कि तुम बना के देख लो। तुम्हारा जो ये पॉइंट है, मान लो दिस इज अ बी पॉइंट, तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट बनाए तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जब मैं टेंजेंट डाल रहा हूं तो टेंजेंट देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलग। ठीक है सर क्लियर है। ठीक है, टेंजेंट तो ऐसे हेलो सर। अलग था। हाँ बोलो सर क्वेश्चन 28 की सर लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दीजिए सर, फिर मैं कर लूंगा 28 की सर। देख लो जरा क्वेश्चन 28। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज क्वेश्चन 28। देन हम बाइंड अप करने वाले हैं, ठीक है, सारी चीजों को। एक मिनट, क्या कह रहा है? एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड दिस थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट द हाइट ऑफ दिस। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी विच कैडेट ओके will receive the berry on his uniform। ओके एक मिनट, तो ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि एक कोई ट्री है, सपोज कोई बड़ा सा ट्री मान लिया हमने, और यहाँ पर एक बर्ड है, और यहाँ से कैडेट जो हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से परेड कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो ये हाइट जो दी गई है, ये हाइट दे दी गई है 12.1 मीटर, ठीक है, और यहां से बेरी जो है वो गिराती है बर्ड, तो बेरी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब बेरी जब तक गिरेगी तब तक कैडेट्स कहां चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? जब तक बेरी नीचे गिरेगी, तो मान लो कि बेरी को नीचे गिरने के लिए टी टाइम लगा, तो ये कैडेट्स कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, v इंटू टी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर फर्स्ट कैडेट यहां था और बेरी यहां थी, तो टी टाइम पर हो सकता है कि ये कैडेट यहां आ जाए, मतलब चौथा कैडेट यहां पर हो और फर्स्ट कैडेट यहां पर हो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हो जाएगा? ओके सर, ट्राई करूंगा। ओके सर। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, सिंपल टाइम का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। सर हाँ जी बोलो। सर एक ये डाउट था कि अगर हम अर्थ का मोशन कंसीडर करें विद, मतलब सन का मोशन कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो सन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी? सन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, मतलब अगर ये अर्थ तो स्टडी करके तुम देखें। एक ही जगह से अगर तुम देख रहे हो सन को, तो पता है सन एक ऐसा वो बनाता है कर्व। अच्छा सर। इस कर्व का नाम यार मैं भूल रहा हूँ, एक बहुत अच्छा कर्व है ये, चलो मैं बताऊंगा इसको। अगर तुम एक साल तक अगर सन को एक ही जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो सन की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे बनती है। चलो मैं बताऊंगा इसको, ठीक है, इस कर्व के बारे में। फिलहाल ये, हाँ बोलो सर। हीलियोसेंट्रिक व्यू और जियोसेंट्रिक व्यू में सर मतलब रॉन्ग क्यों है इनमें से कोई एक? ये हम ग्रेविटेशन में बात करेंगे इस बारे में, समझ रहे हो, तब ज्यादा मजा आएगा। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 1 था ये शॉर्ट आंसर का, तभी मैंने पूछा। वो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन एचसीवी के बारे में मैं फिर से बता दूं तुम्हें, दैट इज अ बुक विच इज मेड फॉर द कॉलेज, ठीक है। आईआईटी में जब एससी वर्मा आए थे, सर एससी वर्मा आए थे, तब उन्होंने खुद बताया था, मैं आईआईटी दिल्ली में था, तब उन्होंने बोला था
कि ये जो बुक थी ये कॉलेज लेवल के लिए बनाई गई थी, पर आजकल ये आईआईटी के लिए चल रही है, समझ रहे हो। तो ये जो कुछ चीजें जो तुम पूछ रहे हो ना, ये आगे की चीजें हैं, चूंकि ग्रेजुएशन लेवल पर डिस्कस की जा सकती है, पर अभी फिलहाल के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपनी एचसीवी कंप्लीट करके रखना, ठीक है। और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप अकेले सफर मत करो, ठीक है। हमें भी बताओ, कुछ मौका दो जिससे हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ एंड हेल्थी, ओके, सो कीप स्टडिंग, थैंक यू।